Hello everyone, welcome to 11th Commerce Economics lecture. Today we will be checking chapter number 10 from page number 65 in your textbook. We have already covered features regarding economic planning. So let us quickly revise what we have done under features. Features of economic planning. क्या क्या 10 पॉइंट्स देखिए. सबसे पहले when we talk about economic planning, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी. यहाँ पर जो प्लानिंग अथॉरिटी है वो सेंट्रलाइज तरीके से वर्क करता है. तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके थ्रू जो एक सेंट्रल बॉडी होती है वही इसका प्लानिंग करती है. नंबर 2, सर्वे. विदाउट सर्वे आप प्लानिंग नहीं करोगे बिकॉज यू नीड डेटा फॉर प्लानिंग. और डेटा कहां से मिलेगा? सर्वे से मिलेगा. ऑब्जेक्टिव आपको फिक्स करना पड़ेगा कि आपका कमिंग जो भी प्लानिंग है उसके लिए क्या ऑब्जेक्टिव है. ठीक है ना. ऑब्जेक्टिव एक बार फिक्स होगा देन यू कैन प्लान. प्रायोरिटीज एंड टारगेट. प्लान करते समय आप अपने टारगेट को, अपने प्रायोरिटीज को ध्यान रखेंगे एंड अकॉर्डिंगली यू विल फिक्स द पर्टिकुलर प्लान. मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस क्या था? तो जब प्लानिंग आप कर रहे हैं तो जो रिसोर्सेस पर्टिकुलरली अवेलेबल है उसको मोबिलाइज करना जरूरी है. द रिसोर्सेस नीडेड फॉर प्लानिंग आर मोबिलाइज्ड थ्रू वेरियस सोर्सेस लाइक टैक्सेशन, डोमेस्टिक सेविंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग, पब्लिक डेट, एक्सटर्नल असिस्टेंट एटसेट्रा. ठीक है. प्लान पीरियड. आपको प्लान पीरियड डिसाइड करना होता है. जनरली हम लोग 5 ईयर प्लान के लिए जाते हैं. इंडिया में हम लोग किसके लिए जाते हैं? 5 ईयर प्लान. क्यों 5 ईयर प्लान को हम लोग ज्यादा सपोर्ट करते हैं? क्योंकि यहाँ पर भी जो इलेक्शंस होते हैं वो एवरी 5 ईयर्स में होते हैं. ठीक है. इवैल्यूएशन. प्लानिंग आपने किया है, आप इंप्लीमेंट कर रहे हो तो आपको इवैल्यूएट करने की जरूरत होती है पीरियोडिक वे में कि आपने जो प्लान किया है क्या वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है. इफ नॉट तो क्या एक्शन लेना चाहिए. ठीक है ना. तो पीरियोडिक इवैल्यूएशन इज नेसेसरी. प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. ऐसा नहीं कि आपने एक बार प्लान कर दिया और वो सतत चलता रहेगा, है ना. प्लानिंग जो होता है वो सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है, परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड करता है, वेदर इट इज इफेक्टिव, एफिशिएंट और नॉट. उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको टाइम टू टाइम बेसिस पे उसको क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, न्यू प्लान्स बनाने पड़ते हैं. तो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस बिकॉज वी नीड इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू इट. ठीक है. नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन. प्लानिंग जब आप कर रहे हो तो वहां पर भले ही आप एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी के थ्रू प्लानिंग कर रहे हो बट आपको इसके अंदर स्टेट को क्या करना पड़ेगा? कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा. सो स्टेट ऑफ द कंट्री आल्सो अंडरटेक इकोनॉमिक प्लानिंग अलोंग विद द सेंटर. स्टेट भी क्या करता है? वो भी इकोनॉमिक प्लानिंग करता है. दस कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इज एंश्योर्ड. और लास्ट है फ्लेक्सिबिलिटी. सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी इन इट्स अप्रोच. अपने अप्रोच में वो फ्लेक्सिबिलिटी रखती है जिसकी वजह से जो भी पर्टिकुलर प्लान है उसको इंप्लीमेंट करने में, इंकॉर्पोरेट करने में आसानी हो जाती है. ठीक है ना. तो जो भी कोई रिक्वायरमेंट है उसको हम सिचुएशन के हिसाब से, फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से उसका टारगेट फिक्स करते हैं और टाइमली बेसिस पे उसका इवेल्युएशन करके उसको चेंज भी करते रहते हैं. तो ये थे फीचर्स. नाउ वी आर चेकिंग वन बाय वन व्हाट आर द फाइनेंशियल प्लानिंग बाय द गवर्नमेंट. ठीक है. तो पहला यहां पर दिया देखिए 12th 5 ईयर प्लान के बारे में. तो यहाँ पे स्टार्ट जो किया है वो 12th 5 ईयर प्लान से किया है. सो अंडर 12th 5 ईयर प्लान from 2012 to 2017, 12th 5 ईयर plan which covered the period 2012-2017 focused on objective of sustainable growth. What do you mean by sustainable growth? सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब होता है कि करंट रिसोर्सेस को सस्टेन करके आप ग्रोथ को अचीव करेंगे. आपके जो रिसोर्सेस हैं आपके आने वाली नई पीढ़ी के लिए भी बचे रहें, वो आपको ध्यान देना है. और ऐसा ग्रोथ लेकर के आना है जो लॉन्ग लास्टिंग होगा. इसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ. द प्लान एम्ड एट एंकरेजिंग द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर थ्रू गवर्नमेंट स्पेंडिंग. गवर्नमेंट के स्पेंडिंग के थ्रू एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, हेल्थ और सोशल वेलफेयर के क्षेत्र में ये खर्च करना चाहती है.
ठीक है। इट ऑल्सो एम्ड एट क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट थ्रू डेवलपिंग इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और डेवलप करके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाना चाहते थे 12th 5 ईयर प्लान में। फॉलोइंग वेयर द टारगेट ऑफ 12th 5 ईयर प्लान, क्या क्या टारगेट है? इकोनॉमिक ग्रोथ, पहला टारगेट, फर्स्ट टारगेट इज व्हाट? इकोनॉमिक ग्रोथ। सो रियल जीडीपी ग्रोथ रेट एट 8% टू बी अचीव्ड, टू बी अचीव्ड, तो ये हमारा टारगेट है, ठीक है। एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट एट 4% टू बी गेन्ड, तो जीडीपी की बात करते हैं हम 8% के ग्रोथ की, और एग्रीकल्चरल की बात करते हैं हम 4% ग्रोथ की। मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट एट 10% टू बी अचीव, जो मैन्युफैक्चरिंग भी है उसको भी हमको 10% अचीव करना है। एवरी स्टेट मस्ट हैव अ हायर एवरेज ग्रोथ rate in the 12th plan than what was achieved in 11th plan, तो जो हमने 11th प्लान में अचीव किया था, अब यहां पर क्या बता रहे हैं? उसका जो एवरेज रेट है उससे ज्यादा ही अचीव होना चाहिए। मतलब पीछे जो हमने अचीव किया था 11th प्लान में, 12th प्लान में उससे ज्यादा हमें अचीव करना है, ऐसा टारगेट रखा है हर एक क्षेत्र में। नंबर 2, पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट। पहला किसकी बात की? इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की। Now second one is poverty and employment. To reduce head count ratio of poverty by 10%, तो जो poverty ratio हमारे यहाँ पर है उसका head count 10% से कम किया जाए, ऐसा टारगेट रखा गया। To create 50 million new work opportunities in the non-farm sector. Non-farm मतलब नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर से हटके, फार्मिंग सेक्टर से हटके 50 मिलियन न्यू वर्क अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करना। मिलियन, मिलियन का मतलब क्या होता है? 10 lakhs। मिलियन मतलब क्या हो जाता है? 10 lakhs। दैट मीन्स 50 मिलियन, ये हो जाता है 5 करोड़। 5 करोड़ अपॉर्चुनिटीज हमें जनरेट करना था। एजुकेशन में मीन years of schooling to increase to 7 years by the end of the 12th plan। 12th प्लान के एंड होते होते, जो यहाँ पर मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज ईयर, मतलब हर एक बच्चा जो है वो कम से कम 7 ईयर्स तक की तो स्टडी करे। कहां तक की? 7 ईयर्स की, ठीक है। एक्सेस टू हायर एजुकेशन विद रेफरेंस टू स्किल डेवलपमेंट, हायर एजुकेशन के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी हम क्या करें? फोकस करें, उसका एक्सेस प्रोवाइड करें। Eliminate gender and social gap in school enrollment by the end of this plan। तो जो जेंडर और सोशल एक गैप क्रिएट होता है स्कूल के अंदर, उसको क्या करना? एलिमिनेट करना, रिड्यूस करना, ये प्लान खत्म होते होते। नंबर 4, हेल्थ, टू रिड्यूस फर्टिलिटी रेट टू 2.1%। फर्टिलिटी रेट का मतलब क्या हो जाता है? यहाँ पर हम लोग पॉपुलेशन कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, तो जो हमारा फर्टिलिटी रेट है उसको 2.1% से कम करना है। तो जो नवजात बच्चे होते हैं, है ना, न्यूबॉर्न बेबीज, उनका 2.1% उनका बर्थ कम हो, उसके ऊपर ध्यान देना। रिड्यूस अंडर न्यूट्रिशन अमंग चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 3 years टू हाफ ऑफ द NFHS 3 लेवल्स। तो यहाँ पर क्या बता दिया गया? जो अंडर न्यूट्रिशन चिल्ड्रन होते हैं उनको क्या प्रोवाइड करना? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, स्पेशली जिनका एज 0 to 3 के बीच में होता है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर, नाउ आफ्टर हेल्थ वी आर टेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या टारगेट रखा गया? सी दिस ऑल आर टारगेट फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। हाँ, ये अचीवमेंट नहीं है, टारगेट है। इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर टू बी इंक्रीज टू 9% ऑफ द जीडीपी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा इन्वेस्टमेंट है वो 9% हो जाए। कनेक्ट ऑल विलेजेस विथ ऑल वेदर रोड्स, हर एक विलेज तक पक्की सड़कें बनाई जाए, ऐसा टारगेट रखा गया। इंक्रीज इन रूरल टेलीविजन एंड टेलीफोन डेंसिटी टू 70%। हम भी देखते हैं कि जो रूरल में पॉपुलेशन रहता है उनके पास कम्युनिकेशन फैसिलिटी के लिए टेलीफोन और टेलीविजन बहुत कम होते हैं, तो उस नंबर्स को हमको क्या करना है? बढ़ाना है, एटलीस्ट अप टू 70%, एटलीस्ट अप टू 70%। एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी,
कभी कभी ग्रोथ के चक्कर में हम क्या करते हैं, रिसोर्सेस को ऑप्टिमम यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन बहुत जरूरी है, रिसोर्सेस वेस्ट ना हो और नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी अवेलेबल हो। इसके लिए हमें सस्टेनेबिलिटी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इंक्रीज ग्रीन कवर बाय 1 million hectares every year during the 12th plan period। तो ये जो 12th प्लान पीरियड है जो 5 years के लिए होगा, हर साल हमें 1 million हेक्टेयर एवरी ईयर क्या करना है, इंक्रीज करना है। ग्रीन कवर मतलब ट्री प्लांटेशन वहां पर करना। ये ऐसा टारगेट रखा था, आई डोंट नो कितना अचीव हुआ, वो देखना पड़ेगा अचीवमेंट में। सर्विस डिलीवरी, provide access to banking service to 90% Indian household by the end of this plan। तो यहां पर सारे के सारे जो इंडियन हाउस होल्ड हैं उसमें से 90% तक बैंकिंग सर्विस रीच कर पाए, पहुंच पाए, ऐसा टारगेट रखा गया। मेजर सब्सिडीज एंड वेलफेयर रिलेटेड टू बेनिफिशियरी टू बी शिफ्टेड टू अ डायरेक्ट कैश ट्रांसफर बाय यूजिंग द आधार प्लेटफॉर्म लिंक्ड विद द बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर क्या बता दिया, बहुत सारे जो वेलफेयर रिलेटेड या बेनिफिशियरीज हैं वो क्या कर दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया। कहां पर शिफ्ट कर गया, डायरेक्ट ट्रांसफर में, कि आपका आधार नंबर दीजिए सीधा आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो ये सर्विस डिलीवरी भी डिसाइड किया गया, टारगेट रखा गया। अब है नीति आयोग, जो प्लानिंग कमीशन पहले हुआ करता था, बाद में उसे चेंज करके क्या बना दिया गया, नीति आयोग। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इंट्रोडक्शन रीड करते हैं नीति आयोग का। 12th 5-year plan ended on 31st March 2017 which was extended by 6 months। तो जो 12th 5-year plan है 31st मार्च को क्या हुआ, एंड हुआ, बट हमने उसे 6 महीने से क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। 4th October 2017 फॉर enabling ministries to complete their appraisals, ताकि मिनिस्ट्री क्या कर सके, उनका जो भी पेंडिंग वर्क है उसे क्या कर सके, कंप्लीट कर सके। नीति आयोग इंट्रोड्यूस्ड इन 2015 एम्ड एट एक्सपांडिंग द रोल ऑफ द स्टेट। स्टेट का क्या रोल होना चाहिए, किस चीज की बात कर रहे हैं, किस में रोल होना चाहिए, मेकिंग द स्टेट रोल मोर पॉजिटिव इन कोलैबोरेशन विद द सेंटर। सेंटर के साथ कोलैबोरेट होने में जो हमारा स्टेट है उसको क्या करना, हेल्प करना। तो स्टेट लेवल पे हम यहाँ पर उसको एक्सपांड करने की सोचेंगे, क्या सोचेंगे, एक्सपांड करने की। फॉर्मुलेशन ऑफ नीति आयोग वाज एन इनोवेटिव एंड रिमार्केबल स्टेप टू reinforce the principle of federalism and decentralization of power। It also aims to accelerate economy। इकोनॉमी को भी एक्सेलरेट करने में इससे मदद मिलेगी, ठीक है ना। फॉर्मेशन ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग का जो फॉर्मेशन हुआ was an innovative and remarkable step। तो ये बहुत ही इनोवेटिव और रिमार्केबल स्टेप था to reinforce the principle of federalism and decentralization of power। It also aimed to accelerate economic ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट भी होगा। रेजोल्यूशन ऑफ नीति आयोग वाज सैंक्शनड ऑन 1 जनवरी 2015। इसका जो रेजोल्यूशन था वो 1 जनवरी को ही क्या हो गया, सैंक्शन हो गया। बट इट्स एक्चुअल एग्जीक्यूशन स्टार्टेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 12th 5-year प्लान। तो 12th 5-year प्लान खत्म होने के बाद इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट पर्टिकुलर टॉपिक इज थिंक टैंक फंक्शन। नाम ही कैसा दिया, देखिए, थिंक टैंक, है ना। जैसे आपने देखा होगा डिफेंस में या जो थल सेना होती है ना, जो जमीन से जमीन पर वार करती है, उसमें टैंक का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वो वर्ड वहां से लिया गया, थिंक टैंक, मतलब बुद्धिजीवी जो लोग होते हैं, ठीक है ना, जो स्कॉलर हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनकी बात यहाँ पर की जा रही है।
while making plan, मतलब जब आप प्लान कर रहे हो तो प्लानिंग के दौरान क्या होना चाहिए, बुद्धिजीवी होने चाहिए, जो लोग क्या करेंगे, प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, डेटा रिसर्च करेंगे और उसके बेसिस पे आपको बताएंगे कि कौन से प्लानिंग को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एज अ प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, थिंक टैंक मतलब वही बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंटेलेक्चुअल, नीति आयोग एम्स टू इवॉल्व अ शेयर्ड विजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट विद द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट को इन्वॉल्व करके एक्टिवली, ठीक है ना, हम विजन शेयर करेंगे किसका, नीति आयोग का, कि हम प्लानिंग को कैसे और इवॉल्व कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, ताकि जल्द से जल्द डेवलपमेंट हो। इट फोस्टर्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म through structural support and policy guidance to the state on a continuous basis। तो यहां पर ये किसको इनेबल करता है, बढ़ावा देता है, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसके थ्रू, स्ट्रक्चरल सपोर्ट के थ्रू, एंड पॉलिसी गाइडेंस टू द स्टेट ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस। तो कुछ पॉलिसी गाइडेंस भी जो होते हैं स्टेट को देने लायक, वो भी वो प्रोवाइड करता है। थिंक टैंक क्या है, थिंक टैंक इज अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट हु आर गैदर्ड टुगेदर बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली बाय गवर्नमेंट, इन ऑर्डर टू कंसीडर वेरियस प्रॉब्लम। बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जो कमिटी बनाते हैं या थिंक टैंक उसके यहाँ पर जरूरी होते हैं, एंड ट्राई टू वर्क आउट वेज टू सॉल्व देम। उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, नए नए रास्ते ढूंढने पड़ते हैं, ठीक है। सो फॉलोइंग आर द पिलर्स ऑफ नीति आयोग, कुछ पिलर्स यहाँ पर बताए गए हैं, अप्रोक्सीमेट 7 पिलर्स आर देयर। फर्स्ट वन इज व्हाट, विजन डॉक्यूमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया का जो विजन डॉक्यूमेंट है ना, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, हर एक कंट्री का अपना विजन मिशन स्टेटमेंट होता है। क्या होता है, विजन मिशन स्टेटमेंट, कि आपने ये कंपनी बनाई है तो बनाई ही क्यों है, ठीक है। तो विजन डॉक्यूमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, अप्रेजल डॉक्यूमेंट ऑफ 12th 5-year प्लान। नेक्स्ट वन, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, कैसे, लेक्चर सीरीज ऑर्गेनाइज्ड बाय नीति आयोग। लेक्चर सीरीज रख करके हम क्या कर सकते हैं, इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम, फार्मर की जो इनकम है उसे क्या करेंगे, डबल करेंगे। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट 2017, इसको अच्छे से हमें कंडक्ट करना होता है। लॉन्चिंग ऑफ प्रोग्राम टू ट्रांसफॉर्म आइडेंटिफाई इंस्पिरेशनल एंड डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर जो भी प्रोग्राम होगा वो इन पर्टिकुलर क्षेत्र में उसको जरूर लॉन्च करें। तो ये एक्सपेक्टेशन था। स्ट्रक्चर ऑफ नीति आयोग, स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि इसके अंदर जिनको हम एम्प्लॉय करेंगे, जो इसके मेंबर्स होंगे, जो इसमें अथॉरिटीज होंगी, जो इसमें स्टाफ होगा, वो कैसा होगा, ठीक है। सो द रेजोल्यूशन डेटेड 1 जनवरी 2015, रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक डिसीजन पास किया जाता है कि हमें नीति आयोग का स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना है। तो डिसीजन पास किया गया, कब पास किया गया, डेटेड 1 जनवरी 2015, एंड इट सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट डेटेड 16 फरवरी 2015। बाद में उसको चेंज किया गया। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, चेंज, ठीक है। प्रोवाइड्स फॉर द स्ट्रक्चर, तो इसमें स्ट्रक्चर की बात की गई है। सबसे पहले नीति आयोग में एक होगा गवर्निंग काउंसिल। क्या होगा, गवर्निंग काउंसिल, comprising of the chief minister of all state and governors of union territories। तो जितने भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं या जो यूनियन टेरिटरीज हैं उसके जो गवर्नर्स हैं वो इसके गवर्निंग काउंसिल में आएंगे। सो दे आर द एक्चुअल पर्संस इन नीति आयोग, ठीक है ना। जितने भी हमारे स्टेट हैं और जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं जिसके ऊपर राष्ट्रपति शासन लगता है ना, तो उसके जो गवर्नर्स है वो इसके
मेंबर्स होंगे। नंबर 2, रीजनल काउंसिल, these would be formed to address specific issues and contingencies impacting more than one state or region। तो गवर्निंग काउंसिल तो है ही है, रीजनल काउंसिल भी है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक से ज्यादा स्टेट को अगर कोई कॉमन प्रॉब्लम है या इश्यूज है तो उसको सॉल्व करने के लिए रीजनल काउंसिल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? रीजनल काउंसिल। नेक्स्ट, स्पेशल इनवाइटीज, दीज वुड इंक्लूड एक्सपर्ट। अब यहां पर देखिए ये सब लोग जरूरी है, क्योंकि जो मिनिस्टर्स हैं इट इज नॉट नेसेसरी कि दे आर स्पेशलाइज्ड पर्सन, एक्सपर्ट है ना, तो हमको अलग से एक्सपर्ट्स भी रखने पड़ते हैं। सो दीज वुड बी इंक्लूड एक्सपर्ट्स, स्पेशलिस्ट एंड practitioners with the relevant knowledge who will nominated by the prime minister। जो प्राइम मिनिस्टर के थ्रू नॉमिनेट किए गए हैं, ऐसे स्पेशल इनवाइटीज भी इस टीम का हिस्सा होते हैं, नीति आयोग का। नंबर 4, ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क। अब ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क कैसा है? हमने गवर्निंग काउंसिल देख लिया, हमने रीजनल काउंसिल देख लिया, स्पेशल इनवाइटीज देख लिया, इसके अलावा चेयरपर्सन होगा। कौन होगा चेयरपर्सन? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फिर होगा वाइस चेयरपर्सन। वाइस चेयरपर्सन कौन होगा? जिसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा, टू बी अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। फुल टाइम मेंबर्स 5 हो सकते हैं और पार्ट टाइम मेंबर 2 हो सकते हैं। इसमें नीति आयोग के ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। एक्स ऑफिशियो मेंबर, मैक्सिमम ऑफ 4 members of the Union Council of Ministers to be nominated by the Prime Minister। तो एक्स ऑफिशियो मेंबर यहां पर जब बना रहे हैं तो 4 मेंबर ऐसे होंगे जो यूनियन काउंसिल से प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नॉमिनेट किए हो, ठीक है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ, टू बी अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर फॉर अ फिक्स्ड टेन्योर। तो एक सीईओ को अपॉइंट किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर के द्वारा फिक्स्ड टेन्योर के लिए इन द रैंक ऑफ सेक्रेटरी। जो कौन से ओहदे का होगा, पोस्ट का होगा? सेक्रेटरी के रैंक का होगा, टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेक्रेटेरिएट एज डीम्ड नेसेसरी, सेक्रेटरी रखना है जैसा जरूरी समझा जाएगा वैसा रखा जाएगा, ठीक है। अच्छा, काम क्या करेगा नीति आयोग? सबसे पहला, शेयर्ड नेशनल एजेंडा। हम यहां पर फंक्शंस देख रहे हैं। evolves a shared vision of national development priorities and strategies with the active involvement of the state। स्टेट के एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के साथ में जो नेशनल एजेंडा है उसको क्या किया जाएगा? शेयर किया जाएगा। विजन क्या है, ठीक है। दिस विल प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क ऑफ द नेशनल एजेंडा। ये क्या करेगा? नेशनल एजेंडा का एक फ्रेमवर्क तैयार होगा। जैसे देखिए नरेंद्र मोदी सर ने क्या कर दिया था, अनाउंस कर दिया था, हमको 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी खड़ी करनी है कि नहीं? तो समझो ये एक एजेंडा दे दिया। तो ये जो एजेंडा है ये एक विजन की तरह है कि हमको काम कैसे करना है सबको मिलकर के, फॉर द प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर टू इम्प्लीमेंट। तो जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर क्या करेंगे? इम्प्लीमेंट करेंगे। नंबर 2, स्टेट्स बेस्ट फ्रेंड एट द सेंटर। देखो कैसा नाम दिया है, स्टेट्स बेस्ट फ्रेंड एट द सेंटर। मतलब स्टेट को एक सपोर्टिव सिस्टम दिया गया है कि जहां कहीं पर भी आपको जरूरत लगती है हम आपको सपोर्ट करेंगे। हम मतलब कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके लिए ये वर्ड यूज किया गया है। क्या वर्ड यूज किया गया? स्टेट्स बेस्ट फ्रेंड एट द सेंटर, कि स्टेट का जो बेस्ट फ्रेंड है वो सेंटर में है। सेंटर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। सपोर्ट्स स्टेट इन एड्रेसिंग देयर ओन चैलेंजेस। तो स्टेट का अगर खुद का कोई इश्यूज है, चैलेंजेस है, तो उसमें सपोर्ट किया जाएगा। बिल्डिंग ऑन स्ट्रेंथ एंड कंपैरेटिव एडवांटेज। उस पर्टिकुलर स्टेट का जो स्ट्रेंथ है, कंपैरेटिव एडवांटेज है, उसको और बिल्डअप करने में मदद करेंगे। दिस विल बी थ्रू वेरियस मीन्स सच एज कोऑर्डिनेटिंग विथ मिनिस्ट्रीज, चैंपियनिंग देयर आइडियाज एट दी सेंटर। उनके जो आइडियाज है वो सेंटर तक पहुंचाने का काम, प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी सपोर्ट एंड बिल्डिंग कैपेसिटी। तो इन सब के थ्रू सेंटर क्या करना चाहता है? सपोर्ट करना चाहता है स्टेट को। किसको सपोर्ट करना चाहता है? स्टेट को। थर्ड वन इज डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। अभी प्लानिंग जो हम कर रहे हैं, कई बार स्टेट गवर्नमेंट को बार बार
सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है। तो प्लानिंग के लिए इसको क्या कर दिया गया, डिसेंट्रलाइज। रीस्ट्रक्चरिंग द प्लानिंग प्रोसेस इनटू बॉटम अप मॉडल फ्रॉम विलेज लेवल, दैट इज लोकल गवर्नमेंट टू नेशनल लेवल और सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये क्या हो गया, हम डिसेंट्रलाइज प्लानिंग कर रहे हैं। मतलब सेंटर की एक प्लानिंग, उसको मद्देनजर रखते हुए स्टेट एक प्लानिंग करेगा, स्टेट के अंदर जो पर्टिकुलर विलेज है या लोकल बॉडीज हैं वो लोग उसके अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे। गेटिंग दिस पॉइंट? तब जाकर के जो मेन प्लान किया गया था वो ग्राउंड लेवल तक दिखाई देगा। नंबर 4, नॉलेज एंड इनोवेशन हब। knowledge and innovation hub, be an accumulator as well as booster of research and best practices on good governance through a state of art resources center which identifies, analyze, shares and facilitate replication of the same। तो क्या बताया, नीति आयोग का काम क्या है, यहाँ पर फंक्शन क्या है, बी एन एक्यूमुलेटर, उसको डेटा कलेक्ट करना है, एक्यूमुलेट करना है, रिसर्च को बूस्ट करना है, ताकि जब भी जरूरत पड़े आइडेंटिफिकेशन की, एनालिसिस की, है ना, शेयर एंड फैसिलिटेट रिप्लिकेशन ऑफ द सेम, वो डेटा वहां पर प्रोवाइड कर सके। नंबर 5, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, चेक करना है, सुपरवाइज करना है, मॉनिटर करना है, इवैल्यूएट करना है, मूल्यांकन करना है कि जो हमने प्लानिंग किया था वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड इवैल्यूएट देयर इम्पैक्ट ऑन rigorous tracking of performance metrics and comprehensive programs evaluation। तो यहां पर पूरी तरीके से ध्यान देना कि जो पॉलिसीज है, प्रोग्राम्स है, वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं। ठीक है, दिस विल आइडेंटिफाई वीकनेस एंड बॉटलनेक्स। बॉटलनेक का मतलब क्या हो जाता है, हर्डल्स, ऑब्स्टेकल्स, रुकावटें। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर कमजोरी और रुकावटों को ढूंढने में मदद करेगी। फॉर नेसेसरी कोर्स correction, enable drive-in policy making, encouraging greater efficiency and effectiveness। ठीक है ना, तो इसको फाइंड आउट करके क्या करोगे आप, ताकि आपको क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेना है, वो पॉलिसी को किस तरीके से और अच्छा बनाना है, एफिशिएंसी को हम और कैसे एंकरेज कर सकते हैं, इफेक्टिवनेस कैसे लाया जा सकता है, ये मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन से आएगा। किससे आएगा, मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन से। नंबर 6, cooperative and competitive federalism। Cooperative and competitive federalism, be the primary platform for the operationalizing cooperative federalism, enabling state to have active participation in the formulation of national policy। मतलब ये टीम अप कर रहे हैं हम लोग कि नेशनल पॉलिसी बनाने में आप भी क्या कीजिए, सहयोग कीजिए। कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म एंड अचीविंग टाइम बाउंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टारगेट्स थ्रू द कंबाइंड अथॉरिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। तो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के कोऑर्डिनेशन के थ्रू जो भी हमने यहाँ पर पॉलिसीज डिसाइड की गई हैं उसका इंप्लीमेंटेशन टाइम बाउंड तरीके से होना चाहिए, उसका ध्यान रखना। बराबर है। 7th वन, अदर फंक्शन। अदर फंक्शन में क्या क्या आ जाता है, इंटर कंसल्टेंसी, मतलब एक स्टेट को दूसरे स्टेट से कोई कंसल्टेंसी चाहिए तो वो करवाएंगे। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, किसी का कोई डिस्प्यूट है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे आप कई बार देखते हैं पंजाब और हरियाणा के बीच में पानी को लेकर के क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, तो उसको सॉर्ट आउट करेंगे। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, एक स्टेट दूसरे स्टेट से कुछ मदद चाहता है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन में या नीति आयोग से कुछ सहायता चाहता है तो वो सहायता उसको दी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा पुराना प्लानिंग कमीशन था और अभी जो नया 2015 में नीति आयोग बना उसके बीच में क्या डिफरेंसेस है, एक कंपैरिजन हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो आपको दिया हुआ प्लानिंग कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 15 मार्च 1950। तो आज से लगभग 70 इयर्स बैक प्लानिंग कमीशन बनाया गया था, जबकि 15 इयर्स बैक, सॉरी 5 इयर्स बैक हमने नीति आयोग का गठन किया 1 जनवरी 2000
15 में। प्लानिंग कमीशन एंजॉयड द पावर्स टू अलोकेट फंड्स टू मिनिस्ट्री एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर प्लानिंग कमीशन के हाथ में पावर था कि वो मिनिस्ट्री को और स्टेट गवर्नमेंट को फंड अलोकेट कर सकता था कि इस करंट ईयर के लिए आपका क्या बजट फिक्स किया जाएगा। ठीक है ना, ये पावर किसके पास था? प्लानिंग कमीशन के पास। नीति आयोग इज एन एडवाइजरी बॉडी और अ थिंक टैंक विच परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ अलोकेशन ऑफ फंड्स। यहाँ पर नीति आयोग क्या है? एक हिसाब से थिंक टैंक है, ये एक एडवाइजरी बॉडी है जो एडवाइस देती है कि ये जो फंड का अलोकेशन है वो कैसा होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है, क्या करती है? एडवाइस देती है। तो ये फर्क है, प्लानिंग कमीशन फंड डिस्ट्रीब्यूट भी करता था, बट नीति आयोग क्या है? एक एडवाइजरी बॉडी है। ठीक है। रोल ऑफ स्टेट वाज रेस्ट्रिक्टेड टू द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। जो स्टेट का रोल है वो एनडीसी तक हमने क्या किया था? रेस्ट्रिक्ट करके रखा था। एंड एनुअल इंटरेक्शन ड्यूरिंग प्लान मीटिंग, तो वहां तक की उनको कोऑर्डिनेट करने की अनुमति थी। जबकि नीति आयोग में क्या होता है? स्टेट गवर्नमेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू प्ले अ मोर सिग्निफिकेंट रोल। नेशनल डेवलपमेंट में प्लानिंग के अंदर स्टेट गवर्नमेंट का रोल ज्यादा दिया गया है। नंबर 4, secretaries or member secretaries were appointed through the usual process। यूजुअल प्रोसेस के थ्रू हम सेक्रेटरी और मेंबर सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट करते थे। यहाँ पर क्या होता है? सेक्रेटरी नोन एज सीईओ टू बी अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली अपॉइंट करेगा। प्लानिंग कमीशन हैड नो प्रोविजन फॉर पार्ट टाइम मेंबर्स। प्लानिंग कमीशन में कोई पार्ट टाइम मेंबर जैसा बात नहीं था, बट यहाँ पर है। नीति आयोग हैज अ नंबर ऑफ पार्ट टाइम मेंबर्स डिपेंडिंग अपॉन द नीड फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे हम पार्ट टाइम मेंबर्स भी रख सकते हैं। प्लानिंग कमीशन हैड अ चेयरपर्सन, अ मेंबर सेक्रेटरी एंड फुल टाइम मेंबर्स। तो प्लानिंग कमीशन में एक चेयरपर्सन होता है, मेंबर सेक्रेटरी होता है और फुल टाइम मेंबर्स भी होते हैं। नीति आयोग में क्या होता है? उसमें चेयरपर्सन होगा, वाइस चेयरपर्सन होगा, फुल टाइम मेंबर्स भी हैं, पार्ट टाइम मेंबर्स भी है, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी हैं और सीईओ सेक्रेटरी रैंक का भी है। प्लानिंग कमीशन इज फ्रेम्ड प्लानिंग कमीशन फ्रेम पॉलिसीज फॉर स्टेट एंड टाइट अलोकेशन ऑफ फंड्स विद अप्रूवल ऑफ द प्रोजेक्ट। तो यहां पर स्टेट के साथ में वो फंड्स का अलोकेशन प्रोजेक्ट के अप्रूवल के साथ में देता है, लेकिन नीति आयोग क्या करता है? ओनली थिंक टैंक एंड डज नॉट हैव द पावर्स टू फ्रेम पॉलिसी। पॉलिसी फ्रेम करने का यहाँ पर कोई पावर नहीं है, सिर्फ वो थिंक टैंक है, वो एडवाइस देता है, उसके एडवाइस पे पॉलिसीज बनाई जाती है। तो ये पर्टिकुलर कंपैरिजन था बिटवीन प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी फिनिश होता है। चैप्टर नंबर 10 इज डन। इसके क्वेश्चन आंसर्स आप प्रिपेयर कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में विथ चैप्टर नंबर 3। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा।